इवनिंग फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग निकालना है अब अपने को। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद डिस्क के द्वारा भी पोटेंशियल कितना क्रिएट होता है ये भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग, आप लिख लीजिए इसको। और उसके बाद ये भी ध्यान रखें कि चार्ज रिंग के केस में दो केसेस बनाएंगे, एक तो सेंटर पे और एक दूसरा उसकी एक्सिस पे, जैसे कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो चार्ज रिंग के जीरो आ गई थी और उधर साइड फॉर्मूला डिराइव हो गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग, ये हेडिंग डाल दें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं अपन ड्यू टू चार्ज रिंग। तो सबसे पहली चीज, देयर आर टू केसेस, ठीक है। केस नंबर 1 एट द सेंटर, ठीक है। और केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की एक्सिस पे निकालना और रिंग के सेंटर पे निकालना है। तो ये दो अलग अलग केसेस हो गए, रिंग की एक्सिस पे, रिंग के सेंटर पे। अब सबसे पहला केस देखें, केस नंबर 1 एट द सेंटर, एट द सेंटर। अब ये देखें कि रिंग के सेंटर पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं ये 2-3 रिंग बना देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल निकालना, ठीक है। अब ये इतनी रिंग बना दी। अब बताओ, यहां पे मैंने चार्ज रखा प्लस, ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता, यानी कि दोनों के बीच में बराबर बराबर गैप होना चाहिए, जितना यहां उतना यहां नहीं। इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब दूसरे केस में मैं क्या करता हूं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हटा देता हूं। यहां पे मैं ज्यादा प्लस लगा देता हूं। यहां पे कितने, 3 और 3 6 और 2 8 है ना, तो 4 प्लस इधर लगा देता हूं और 4 प्लस में इधर लगा देता हूं। इसका मतलब इधर का स्थान छोड़ दिया। अब अगले में मैं 4 जितने भी हैं, 4 5 6 7 8 पूरे एक ही साइड ले लेता हूं। उसके अगले में मैं सब दूर माइनस ले लेता हूं, ठीक है। और उसके अगले में आधा प्लस और आधा माइनस अगर पॉसिबल हो तो वो भी ले लेता हूं। तो आधा प्लस ले लेता हूं, बाई चांस आधे पे माइनस हो, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ। आधा प्लस आधा माइनस, एग्जैक्टली हाफ, ठीक है। ये वाला भी नहीं है, ठीक है। ये वाला इसको हटाओ, हाँ वो माइनस हो गया था, तो वो वाला भी नहीं है। ये एग्जैक्टली हाफ। तो इस केस में अगर अपन एग्जैक्टली हाफ कर दें, तो बताएं, फर्स्ट केस से बताओ, सेंटर पर पोटेंशियल कितना, ठीक है। ध्यान रखें, पोटेंशियल निकाल रहे हैं अपन, सेंटर पे पोटेंशियल। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम बोलेंगे कि एक चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो ले लो और पूरे को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। तो एक चार्ज के कारण पोटेंशियल, तो हमने क्या बोला कि एक छोटा हिस्सा कंसीडर करो, इसके ऊपर चार्ज मान लो dq है, इसका डिस्टेंस सेंटर से तो रेडियस के बराबर ही होगा। तो इसका जब पोटेंशियल निकालोगे तो dv निकलेगा, विच इज इक्वल टू 1/4πε0, और चार्ज dq अपॉन डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया, r। अब तुमने इसको इंटीग्रेट करना चालू किया तो dv का इंटीग्रेशन तो v हो गया, 1/4πε0 बाहर हो गया। चूंकि r भी कांस्टेंट है वो भी बाहर हो गया, बचा इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन ऑफ dq ये बोलता है कि जो dq है इसको जोड़ लो पूरे पे। तो पूरे पे जब जोड़ लोगे, यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन कर दोगे, उसको जोड़ दोगे, तो उस केस में टोटल चार्ज ही तो मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dq इज इक्वल टू q, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। टोटल चार्ज ऑन रिंग, तो टोटल चार्ज ऑन रिंग ही मिल जाएगा। तो इसलिए dq की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, q लिख सकता हूँ। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आया, 1/4πε0 q/r। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पॉइंट चार्ज के कारण जैसा, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो आता वही आ गया, तो वही आना चाहिए था, क्योंकि रिंग में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी वो पॉइंट चार्ज जैसा ही फॉर्मूला देगा। अब देखो क्या मीनिंग है इसका। अगर मैंने मान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बिगाड़ दिया और इधर लगा दिए, तो उससे फर्क क्या पड़ा। जब हम बोल रहे हैं कि इसकी दूरी r है और इसकी दूरी r है, तो पहले भी तो ये दूरियां r ही थी। अब अगर मान लो कि ये इधर से समेट के इधर आ गया या इधर चला गया तो उससे क्या हुआ, चार चार्ज पहले भी आर दूरी पे थे, चार्ज
अभी भी 8 टोटल चार्ज है, 8 के 8 अभी भी r दूरी पे, इधर से भी r दूरी पे और इधर से भी r दूरी पे। इसका मतलब बेसिकली स्केलर क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हो। तुमने अगर सब दूर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया तो भी ठीक, लेकिन तुमने इकट्ठा भी कर लिया है तो भी वही आंसर आने वाला है, क्योंकि स्केलर है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैं पूछता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं यहाँ पे पूछता तो उस केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। उसका रीज़न क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इधर और नीचे वाला बनाता है इधर, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते क्योंकि वेक्टर है। ये इधर बनाता, ये इधर बनाता, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ही कैंसिल हो सकते हैं। ये वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला देखो पर्टिकुलर, इसमें कैंसिल नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से कैंसिल करने वाला नहीं है। ये भी नीचे फेंकेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कुछ आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि 4 चार्ज इधर रखे हैं और 4 इधर रखे हैं। तो इस केस में ये इधर साइड फेंकेगा, ये इधर फेंकेगा, कैंसिल हो गया। ये इधर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। पर शर्त ये है कि जितना इधर है उतना इधर है, सिमेट्री होनी चाहिए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा सही शब्द क्या है, सिमेट्री होनी चाहिए। ये सिमेट्री है इस लाइन के आसपास, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। वोल्टेज किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता जब तक बराबर बराबर ना हो। तो ये वाले केस में जितना इधर है उतना इधर है, तो इस केस में वोल्टेज इज 0, क्योंकि प्लस वाले जितना वोल्टेज बनाएंगे उतना ही माइनस के भी बना देंगे। लेकिन माइनस में चार्ज का साइन लेते हैं यहाँ पे, तो चार्ज का साइन जब माइनस लोगे इस केस में, तो आधा प्लस में आधा माइनस में जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रखा सेंटर पे, तो ये वाला जो है उसको खींचेगा इधर, जबकि ये धक्का देगा इधर। तो इसके दोनों के एरो जो है वो मिल जाएंगे, और एरो अगर मिल गए तो ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बन गया। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 0 नहीं आएगा। अब यहाँ यदि बात करें इस केस में, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब ये पूरे होते तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो अब अगर वो पूछेगा कि अच्छा मान लो कि इसने बोला कि इतना इतना हिस्से में से सिर्फ छोटे से हिस्से में इलेक्ट्रिक ये नहीं है, चार्ज नहीं है, इतने से हिस्से में चार्ज नहीं है, तो बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के कारण है। तो हम क्या बोलेंगे कि जितना हिस्सा चार्ज लेके बैठा है वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। कैसे, इसने इधर वाले को करा, इसने इधर वाले को करा। इसका मतलब अपोजिट में जिस जिसको पेयर मिल गए उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर लिया यहाँ से। जैसे इसको पेयर मिल गया, इसको पेयर मिल गया, तो जिसको अपोजिट में मिल गए पेयर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। ये वाले चार्ज ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेके कैंसिल आउट कर लिया। तो सारे के सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लेके कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन कितना हिस्सा कैंसिल आउट कर पाए, तो कितना हिस्सा कैंसिल आउट कर पाया, तो उसका आंसर है कि ये वाले पूरों ने, ये वाले माइनस वालों ने ये वाले माइनस वालों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर दिया, ठीक है। माइनस से माइनस ही कैंसिल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ प्लस डेल्टा क्यू रखोगे ना तो ये खींचेगा और ये भी खींचेगा, तभी कैंसिल आउट हो गया। तो ये ब्लू ने ब्लू का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन ये जो येलो वाला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, इधर वाला जो येलो वाला है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं हो पाया। ये येलो बना देता हूँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लस डेल्टा क्यू रखा, तो इसने इधर वालों ने खींचा इसको इधर साइड, ठीक है। तो ये वालों ने जब खींचा यहाँ से यहाँ तक के, तो इसके अपोजिट में कुछ मिला नहीं कैंसिल आउट होने के लिए। तो अपोजिट में नहीं मिला, तो इनका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू दिस पोर्शन ओनली, पोर्शन ओनली। और अगर वो बोलता है कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल में तो क्या किया करो, चार्ज सारे इकट्ठे करके एक जगह ले आओ और उसको पॉइंट चार्ज बना दो, तो भी उतना ही पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल तो सारे चार्ज के कारण आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ पे जितना भी चार्ज है वो उसके अंदर रख दो, टोटल चार्ज अपॉन में R लिख दो। तो यदि रिंग के केस में पूछता है तो रिंग के केस में पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होगा। बस ये है कि चार्ज एक जैसा होना चाहिए, आधा इक्वल और अपोजिट हुआ तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब जैसे किसी ने पूछा इसमें क्या है, इसमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये जितना भी चार्ज हो, और इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सिमेट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में
भी सेम फॉर्मूला रखना है, बस सेम साइज के होना चाहिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने लगाया पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म दोनों केसेस में लागू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दोनों केसेस में लागू होगा। ठीक है, पोटेंशियल को कोई झंझट ही नहीं है, वो तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देखता ही नहीं, वो तो सीधे सीधे जो है वो बना देता। तो अब ये आपको समझ में आ गया क्या किया। चलिए अब इसको नोट कर लें। फॉर्मूला आ ही गया आपके पास पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके बता ही दिया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट चाहिए रहते कैंसिल आउट होने के लिए, नहीं तो जुड़ जाते हैं। चलिए तो यहाँ से नोट करें, हेडिंग डालें, केसेस लिखें, डायग्राम बनाएं। इस वाले केस में E 0 है पर V 0 नहीं है। ये वाले केस में V इज नॉट 0। ठीक, A B C A B C। चलिए नीचे ले लें, केस D, ये वाला केस E। चलिए नीचे और ले लेता हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, लिख लें। तो ये तो हो गया अपना सेंटर पे। ठीक है, अब अपन चल रहे हैं एक्सिस पे। तो एक्सिस पे निकालेंगे, तो ये सेंटर है तो इसके यहाँ पे एक्सिस पे, लेकिन 3 डायमेंशन में। तो बनाते हैं उसका डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था हमने, अब हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक्सिस के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of ring, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो रिंग ऐसी है, ऐसी नहीं है, रिंग ऐसी है, ये उसकी एक्सिस है, और ये यहां से यहां तक क्यों बनाते हैं, तो रेडियस बनती है। ठीक है, और इसके ऊपर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो उस केस में वो पूछेगा कि पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल वाले केस में क्या किया करो, चार्ज इकट्ठा कर लिया करो। इकट्ठा करने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर तुमने ये चार्ज जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया, यहाँ से समेटा और पूरा यहाँ इकट्ठा कर लिया, तो भी वही आंसर आएगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड का होगा। तो पहले अपन डिस्ट्रीब्यूटेड का निकाल लेते हैं। तो मान लो कि ये पॉइंट P है। अब तुमने क्या बोला कि ये वाले जो जगह है इससे यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लो। तो ये इतने हिस्से पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, कोई छोटा पार्ट लिया अपन ने उसका, तो छोटा पार्ट लिया और उसके ऊपर कितना चार्ज है, DQ चार्ज है। अब ये DQ चार्ज यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, ये हमको पता है, और कितने डिस्टेंस पे निकालना हमको, मान लो D डिस्टेंस पे निकालना है। तो D डिस्टेंस पे निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D² + R² पाइथागोरस से। अब ये चार्ज, स्मॉल चार्ज, जो स्मॉल चार्ज DQ विल मेक पोटेंशियल एट पॉइंट P। वो क्या करेगा, P पॉइंट में पोटेंशियल बनाएगा। कितना बनाएगा, तो स्मॉल dV विच इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ R² + D²। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए मुझे, और यही चार्ज चाहिए। तो चार्ज, ये डिस्टेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो ये यहाँ से जब तुमने इसको इंटीग्रेट करा यहाँ पे, तो ये तो 0 से लेके V हो गया, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से हुई। और यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए जब तुम वापस इंटीग्रेट करके यहाँ आए तो तुम पूरा चार्ज इंटीग्रेट कर चुके हो। तो ये वाला तो V हो गया, विच इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/4πε0 और 1/√of R² + D² के बाद इंटीग्रेशन ऑफ DQ। इस इंटीग्रेशन ऑफ DQ को ही बोल रहे हैं ना चार्ज इकट्ठा कर लो।
इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को क्या बोल रहे हैं, चार्ज इकट्ठा कर लो, तो पूरी रिंग पे जितना चार्ज है एक जगह इकट्ठा कर लो, तो वो चार्ज तो पूरी रिंग पे क्यू है, ठीक है। तो क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन द रिंग। अगर टोटल चार्ज है तो इसको इकट्ठा करने से इतना ही आएगा। जैसे रंगोली बनाते हैं रंगोली, तो यहाँ से यहाँ तक डॉट 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 डाल दो, अब तुमने सारी रंगोली इकट्ठी करके यहाँ रख ली तो भी वही आंसर आएगा, या फिर पूरे में फैला के गोला बना लिया तो भी वही आंसर आएगा। पोटेंशियल के केस में ऐसा होता है, फील्ड के केस में नहीं होता, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो एक तरीके से ये जो फॉर्मूला आया है ये तो पॉइंट चार्ज का ही आ गया ना। अगर सारा का सारा चार्ज यहाँ इकट्ठा होता तो अपन इतने डिस्टेंस पे यही तो पोटेंशियल निकालते, q बाय आर से 1/4πε0 q बाय आर फॉर्मूला जो है लेमडा k इंटू क्यू बाय आर जो फॉर्मूला है उसमें आर यही तो रखते तुम, तो यही यहाँ रखा हुआ और क्यू रखा हुआ ही है, तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियल आ जाएगा ऑन दी एक्सिस। नोट कर लें इसको भी फॉर्मूले को, पोटेंशियल ऑन एक्सिस। चलिए लिख लें इसको फटाफट, पॉज का बटन दबा के लिख लें। चलिए कर लिया आप लोगों ने नोट ये वाला भी। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसके आगे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे पेस्ट। दो रिंग्स ले लेते हैं और दो रिंग्स पे एक पे चार्ज दे देते हैं पॉजिटिव, एक पे चार्ज दे देते हैं निगेटिव, बीच में कोई डिस्टेंस दे देंगे रिंग के सेंटर टू सेंटर, और उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर द सेंटर्स, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूं मैं। देखें पहले एक रिंग ले लो, ये रिंग, और दूसरी रिंग भी ऐसी ही ले लो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो रिंग एक ये हो गई दूसरी ये हो गई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसका मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो भी ले लो कुछ ये। अब ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी r ले लो, और ये भी r ले लो, और इधर भी r ले लो, ठीक है। लेकिन एक रिंग पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाली रिंग पे क्या है निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। अब जो चार्ज है उसकी वैल्यूज अलग अलग है। इसके ऊपर चार्ज मान लो कि Q1 है और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 है। ये वाला सेंटर जो है वो A है, ये वाला सेंटर जो है वो B है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड A एंड B आर सेंटर्स। ये किसका क्वेश्चन है, रिंग्स का, ठीक। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले अपन निकालेंगे पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए। ए पे पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल है ना, इस जगह पे जो पोटेंशियल है वो उस रिंग का खुद का पोटेंशियल है, और इस जगह पे जो पॉइंट है ये इसका सेंटर है। तो इट इज पोटेंशियल ऑफ रिंग एट सेंटर, रिंग 1 बोल दो उसको, इट इज रिंग नंबर 1 एंड इट इज रिंग नंबर 2। पोटेंशियल ऑफ रिंग 1 एट द सेंटर, ये पोटेंशियल इस पे, लेकिन ये वाली रिंग भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रही होगी, और इस रिंग के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे उसकी, ठीक है। ये बात समझ में, ये रिंग के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस पे, जबकि इसके खुद के लिए सेंटर पे, तो ये रिंग भी यहां पोटेंशियल क्रिएट कर रही होगी। तो पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ रिंग 2 की एक्सिस पे है और 1 के सेंटर पे है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करें तो पोटेंशियल ऑफ रिंग एट 1, तो इसका आता है फॉर्मूला KQ बाय R, रेडियस के बराबर, वो तो पॉइंट चार्ज ही होता है ना, 1/4πε0 Q बाय R।
और अगर तुमने एक्सिस पे निकाला तो अपन ने एक्सिस पे निकाला था, वो तो अपने को पाइथागोरस से निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और बोल देंगे कि ये वाला डिस्टेंस निकाल लो, और ये वाला डिस्टेंस तुमको पता है कि अगर ये आर है और ये आर है तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा, √2r। √2 अलग है, आर अलग है। आई बात समझ में, √2r। ये डिस्टेंस के कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब अपन दूसरी के लिए निकालेंगे, इस वाली के लिए निकालेंगे, तो चार्ज तो Q2 होगा पर डिस्टेंस क्या होगा, √2r होगा। तो ये हो जाएगा KQ2। पहले वाले में क्या था, Q1 था, KQ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, Q1, और अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, √2r, तो इट इज √2r। लेकिन ये वाले चार्ज पे माइनस, आ रही बात समझ में, माइनस है तो यहाँ माइनस भी आएगा साइन साथ में, ठीक है। पोटेंशियल तो ऐड कर दे पर माइनस आएगा। तो इस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे कि इसमें से K/R कॉमन ले लो। K/R इसमें भी है, इसमें भी है। और इसमें कितना हो गया, Q1 माइनस Q2/√2। ये आ गया पोटेंशियल एट ए, ठीक। अब ऐसा का ऐसा पोटेंशियल एट बी निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल एट बी निकालना पड़ेगा। और वो दोनों जो पोटेंशियल आ जाएंगे ना, उनको माइनस करना पड़ेगा, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ए और बी के बीच में पूछा है, इसका मतलब बेसिकली वो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी पूछ रहा है, डिफरेंस उसका। अब बी के कारण निकालोगे तो उसके कारण हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ रिंग कौन सा, 2 एट सेंटर, इस वाली रिंग की खुद का सेंटर पे, और दूसरे वाले के लिए ये एक्सिस पे, प्लस पोटेंशियल ऑन एक्सिस ड्यू टू रिंग 1। अब खुद के कारण आएगा KQ2/R, जिसमें से Q2 माइनस में है, ठीक है। Q2 क्या है, माइनस में, निगेटिव चार्ज। तो KQ2/R, तो ये माइनस ले लिया मैंने, ये एक आया, प्लस वो जो दूर से बैठा हुआ है दूसरा रिंग, ये वाला रिंग जो दूर से बैठा है ये यहाँ बनाएगा, जैसे इसने बनाया था ना, ऐसे इसका बनेगा। तो ये R है, ये R है, तो फिर ये √2R है, √2R है, तो इसका तो पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल है तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KQ1 अपॉन √2R, और पॉजिटिव में लिया मैंने अब की बार। तो इसको में से तुम कॉमन ले लो, K और R कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, माइनस Q2 प्लस Q1/√2। ये आ गया पोटेंशियल एट ए और ये आ गया पोटेंशियल एट बी। अब तुम्हें निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस यदि निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होगा, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दोनों का माइनस कर देंगे, तो वी ए तुम्हें पता है, वी बी पता है तुम्हें, माइनस कर दूं तो ये वाला जो आया है इसको यहाँ लिख देंगे, और ये वाला जो आया इसको इसके पीछे लिख देंगे, तो माइनस कर देते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए की जगह मैंने लिखा KR ब्रैकेट में Q1 माइनस Q2/√2, फिर माइनस लगाया इस फॉर्मूले का, फिर लिखा K/R माइनस Q2 प्लस Q1/√2। ये मुझे डेल्टा भी मिल गया, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अंदर से K/R कॉमन निकल रहा, तो निकाल लो K/R। अब अंदर लाइन से लिख दो, तो ये आया Q1 माइनस Q2/√2, फिर ये माइनस माइनस अंदर हो जाएगा प्लस Q2, और ये वाला इसके साथ माइनस जाएगा तो माइनस Q1/√2। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू K/R। अब अपन इसको या तो Q1 प्लस Q2 लिख लें या Q1 Q2 कॉमन ले लें। तो Q1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ Q1, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1/√2, फिर मैं Q2 कॉमन ले लेता हूँ, तो इन दोनों में से 1 माइनस 1/√2 और बचेगा, 1 माइनस 1/√2। देख लें एक बार, Q1 कॉमन लिया मैंने
1 माइनस 1/√2 आ गया, Q2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/√2 आ गया। ठीक, अब 1 माइनस 1/√2 फिर बाहर निकल गया, तो डेल्टा V इज इक्वल टू K/R। अंदर क्या बचेगा, Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2, और ये तो पूरा का पूरा कॉमन निकल गया दोनों में से, तो अंदर बचा Q1 प्लस Q2 और नीचे क्या आया 1 माइनस 1/√2। ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि रिंग की जब बात करें तो उस केस में क्या करना कि एक का पोटेंशियल अकेला कैलकुलेट नहीं करना, दूसरे का एक्सिस पे भी कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये लिख लें, नोट कर ले क्वेश्चन को। पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूं मैं, चलिए पॉज दबा दें, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं। और उसके बाद हमको जो बनाना है वो है डिस्क का पोटेंशियल। लेकिन डिस्क के पोटेंशियल निकालने के पहले तो मैं जो है वो मुझे इंटीग्रेशन समझाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन ढंग से आता नहीं है और फिर वो अटक जाते हैं और वो रट लेते हैं स्टेप्स को। तो ऐसा नहीं करना, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा और इंटीग्रेशन के अंदर हमें कैसे रिंग का इंटीग्रेट कर करके डिस्क लानी है ये मैं सिखाता हूँ। तो 10-15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा लगेंगे हमको, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमेशा काम में आएगा और रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझें कि रिंग और डिस्क का क्या चक्कर है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है समेशन या एडिशन, यानी जोड़ देना। ठीक है, कई सारे टुकड़ों को जोड़ देना इंटीग्रेशन कहलाता है। अब जैसे मान लें कि मैंने बोला कि डॉट्स को मैं लगातार जोड़ता जाऊं तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी। बहुत सारे डॉट्स को लगातार जोड़ता जाऊं और डॉट्स बिल्कुल पास पास बनाते जाएंगे तो लाइन बन जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डॉट्स इज लाइन। सादी भाषा में मत समझा रहा हूं क्या मीनिंग होता है उसका। ठीक है, अब किसी ने बोला अच्छा ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस क्या होगा, तो लाइन को यदि तुमने इंटीग्रेट करना चालू किया, ऐसे लाइन इंटीग्रेट करते ही गए, तो उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ लाइन विल बी अ रेक्टेंगल। ठीक है, यहां से यहां तक जो बन गया था ये इंटीग्रेशन ऐसे किया तो इट विल बी एन रेक्टेंगल। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइंस इज इक्वल टू रेक्टेंगल। अब अगर तुमने क्या किया कि रेक्टेंगल लिया, ये एक रेक्टेंगल, उसको इंटीग्रेट करा 0 से लेके हाइट h तक, इसका मतलब एक के ऊपर एक ऐसे रद्दी जमाते गए, जैसे अखबार एक के ऊपर एक जमाते हैं ना ऐसे। तो एक के ऊपर एक यदि तुम जमाते गए तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहां से यहां तक एक ढेर लग जाएगा और वो जो ढेर लगेगा वो कैसा दिखेगा, तो इट विल बी ए क्यूब। आई बात समझ में, वो ढेर कैसा दिखेगा, तो वो कैसा दिखेगा, क्यूब जैसा दिखने लगेगा, जैसे कि ऐसा हो गया। क्योंकि एक लाइन ये एक सरफेस है, उसके ऊपर तुमने दूसरी सरफेस इंटीग्रेट करी, फिर उसके ऊपर तीसरी करी, फिर चौथी करी, फिर पांचवी करी, इस तरीके से तुम सरफेस पे सरफेस इंटीग्रेट कर देगा तो ढेर लगता गया। कहाँ से इंटीग्रेशन करना चालू किया, 0 से लेके h तक। तो यदि तुमने 0 से लेके h तक रेक्टेंगल्स को इंटीग्रेट करना चालू किया तो तुम्हें क्या मिल गया, क्यूब मिल गया या क्यूबॉइड मिल गया। आरी बात समझ में इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक, चलिए अगर मान लो कि मैं बोलूं कि मैं रिंग्स को इंटीग्रेट करता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एक के अंदर एक रिंग्स जोड़ता जाऊं तो क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ रिंग्स विल गिव डिस्क, एक डिस्क बन जाएगी। अरे लगातार यूं जोड़ते जाओगे तो ये पूरा का पूरा गोला एक डिस्क बन गई ना। लेकिन इंटीग्रेट कहां से करना पड़ेगा, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक, और सबसे बड़ी जो है वो कितने पे बैठी हुई है, आर पे बैठी हुई है। ठीक है, सबसे बड़ी जो रिंग है वो कितने पे बैठी हुई है, आर पे बैठी हुई है। तो ये एक डिस्क बन गई यहाँ से यहाँ तक की। तो हमने बोला सबसे छोटा यहाँ, सबसे बड़ा यहाँ, तो 0 से लेकर आर तक यदि रिंग्स को इंटीग्रेट कर दिया तो डिस्क बन गया। आ रही बात समझ में। अच्छा, अब अपन ने एक डिस्क ली और ऐसी कई सारी डिस्क को एक के बाद एक इंटीग्रेट करते गए, कहाँ से लेके
0 से लेके h तक यदि मैंने रिंग्स को डिस्क को इंटीग्रेट करना चालू किया, डिस्क को, तो बताओ क्या बन जाएगा। तो उस वाले केस में ये सॉलिड क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। किसको इंटीग्रेट किया मैंने, डिस्क को इंटीग्रेट किया। कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक। लेकिन अगर मैं डिस्क की जगह रिंग्स को इंटीग्रेट कर देता 0 से h तक, 0 से लेके r तक नहीं, समझे, यहाँ पे 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करते हैं ना, तो यूं में इंटीग्रेट हो जाता है, तो ये डिस्क बन जाती है। और रिंग को एक के ऊपर एक रख के, ठीक है, अंदर से खाली है, 0 से लेके h तक इंटीग्रेट कर दिया। किसको, रिंग्स को। तो रिंग्स को यदि मैंने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके h तक, तो उस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, उस केस में मुझे हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन का ये मीनिंग लेते हैं इसके, ठीक है। तो हमको क्या पता पड़ा, इंटीग्रेशन क्या होता है, डॉट्स का इंटीग्रेशन जो है वो दे देगा तुम्हें लाइन, लाइन का इंटीग्रेशन तुम्हें दे देगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन तुम्हें दे देगा क्यूबॉइड्स, रिंग का इंटीग्रेशन, जैसे प्याज होती है ना, प्याज सलाद में खाते हैं, तो होटल में जब जाते हैं या शादी में जाते हैं तो सलाद ऐसा मिलता है ना, प्याज का कटा हुआ ऐसा, तो उसके अंदर एक जो पट्टी है, ये पट्टी, ठीक है, इतनी सी हिस्सा एक रिंग निकाल दोगे, उसके ऊपर दूसरी रिंग चढ़ी रहती है, फिर उसके ऊपर तीसरी रिंग चढ़ी रहती है। तो हम यही बोलेंगे ना कि रिंग्स का इंटीग्रेशन करके प्याज की डिस्क बन गई है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से रिंग्स का इंटीग्रेशन करके डिस्क बनेगी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर ये डिस्क पूरी की पूरी चार्ज हो तो बताओ कितना पोटेंशियल बनाएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि हम नए सिरे से कुछ नहीं करने वाले, रिंग का हमने रिंग का हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो उससे हमको डिस्क के पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम रिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे, डिस्क बना देंगे। ठीक, चलिए अब इसमें कुछ नोट करना नहीं है, करना है तो पॉज दबा लिख लें, नीचे ले रहा हूं मैं। एक कंसेप्ट और समझाना पड़ेगा, ठीक है, लिख लें अगर लिखना चाहें तो, पॉज दबा दें फटाफट। एक कंसेप्ट और समझा दूं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको अच्छे से फिजिक्स समझने में आएगी और मजा आएगा, नहीं तो रट्टा मारोगे, ठीक है। चलो देखो, अब क्वेश्चन ये है कि एक रिंग डिस्क है, ये डिस्क, अब डिस्क हमने बोल दिया कि हाँ भाई डिस्क यदि है तो वो रिंग्स से मिलके बनी होगी। जैसे मान लो कि एक रिंग ये है, दूसरी रिंग इसके अंदर, इस तरीके से बहुत सारी रिंग्स मिलके बनी होगी। तो ये सेंटर से जब रिंग्स इंटीग्रेट होंगी तो उस वाले केस में डिस्क बनेगी। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एक एलिमेंटल रिंग काटते हैं। एलिमेंटल रिंग काटते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं कि जैसे ये तुमको एक रिंग दी है ना, ऐसी एक छोटी रिंग लेते हैं, कहाँ पे, इस डिस्क में। ये क्या है, ये बेसिकली एक डिस्क है, ठीक है, ये क्या है, डिस्क है। तो इस डिस्क में, ये वाली जो डिस्क है, इसमें अपन ने क्या किया, एक रिंग काटी, रिंग काटी। कैसे काटी, तो एक ये जैसे काटा है ना, ऐसे, ऐसे नहीं, रुको, ये, हाँ, अब इसको इसके साथ ले लो, ये, अब ये जितनी मोटाई की आई ना, इतनी मोटाई की रिंग काटी। अब मैं इसमें कलर भर देता हूं ताकि तुमको क्लियर हो जाए। ये काटी मैंने, ये क्या थी, सीडी थी, सीडी। डिस्क नहीं समझ में आया तो सीडी समझ लेना। सीडी में मैंने ऐसा एक पेन से निशान बना दिया और बोल दिया कि एक रिंग है, और ये जो रिंग है इसकी विड्थ dx है। क्या है इसकी विड्थ, dx। और रिंग जो है वो x मीटर की दूरी पे, x की रेडियस है उसकी। तो इनर रेडियस कितने की है, इनर रेडियस कितने की है, इट इज ऑफ x। आउटर रेडियस कितने की है, तो आउटर रेडियस जो है वो है x प्लस dx की। ऐसा इसलिए क्योंकि थिकनेस ऑफ द रिंग कितनी है, तो थिकनेस इज इक्वल टू dx। आ रही बात समझ में। इसको बोलते हैं एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग, जिसको हमने कट किया। अब जब ये एलिमेंटल रिंग हमने कट किया तो मुझे ये पता करना है कि इस रिंग का एरिया कितना है, बस इतनी मुझे जरूरत है, एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। अब ये मैं एक ही बार समझाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट वहां पे एरिया लिख दूंगा।
तुम समझ लो जितने अच्छे समझना। सबसे पहले एरिया होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से सर्कल का आ जाएगा आउटर सर्कल का, फिर पाई आर स्क्वायर से इनर सर्कल का आ जाएगा, माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। अब एरिया ऑफ पट्टी आई है एलिमेंटल रिंग, एरिया ऑफ द पट्टी रिंग, ठीक है, पट्टी रिंग। अब ये जो पट्टी रिंग है उसका आउटर एरिया कितना होएगा, तो एरिया इज इक्वल टू पाई, रेडियस आउटर है x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हुआ ना एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से पाई की जगह पाई लिखा और रेडियस कितनी है भाई बाहर वाले की x प्लस डी एक्स है ना, x तो है ही और ये डी एक्स विड्थ है उसकी, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो x प्लस डी एक्स आ जाएगी, यहाँ तक लोगे तो इस जगह तक, इस जगह से इस जगह तक, ठीक है। तो ये आउटर का एरिया आ गया, माइनस इनर का एरिया करना है, तो इनर का एरिया पाई आर स्क्वायर और अंदर की रेडियस x। क्लियर हुई बात। अब इसको क्या करोगे, a इज इक्वल टू, इसको तुम करोगे पाई, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अब पाई का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स डी एक्स माइनस पाई एक्स स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर से पाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इससे तुमको एरिया मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू ये 2 पाई एक्स डी एक्स है, 2 पाई एक्स डी एक्स प्लस पाई इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अपन इसको अगली स्टेप में लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 2 पाई एक्स डी एक्स, ठीक है, ये इसका एरिया हो गया। अब तुम बोलोगे कि ये एरिया हो गया, वो पाई डी एक्स का क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गया बीच में, तो वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। अब ऐसे किसी को भी थोड़ी निगलेक्ट कर सकते, कुछ रूल होगा, बोले हाँ रूल है, स्मॉल क्वांटिटीज को, स्मॉल क्वांटिटीज जैसे dx बोलते हैं ना, जैसे dx को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, स्मॉल क्वांटिटीज को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, परंतु उनके स्क्वायर्स को, उनके स्क्वायर्स या क्यूब्स या हायर पावर्स 5 6 7 कुछ भी को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब dx को निगलेक्ट नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि dx के स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, स्क्वायर को, क्यूब को, कुछ भी। ये क्लियर हुई बात। तो किसको निगलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, इसका रीज़न क्या है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि 1/2 अठन्नी है या 50 पैसे, रुपीज़ 1/2 मतलब क्या, 50 पैसे का कॉइन आता था पहले, 50 पैसे अठन्नी बोलते थे इसको, अठन्नी, ठीक है। क्या अठन्नी को निगलेक्ट कर सकते, बोले नहीं कर सकते, माचिस आज भी 50 पैसे में आती। अब अपन ने क्वांटिटी छोटी है 1/2, ठीक है, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से 1/4 हो गया। इसका मतलब बेसिकली तो ये चवन्नी बन गई, 25 पैसे बन गए, ठीक है। क्या बन गई, चवन्नी। तो अठन्नी का स्क्वायर क्या होता है, चवन्नी। अठन्नी निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका स्क्वायर चवन्नी निगलेक्ट कर सकते हैं, उसकी हायर पावर्स क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, तो हायर पावर्स निगलेक्ट कर सकते हैं, अठन्नी को एक निगलेक्ट नहीं कर सकते, अठन्नी का स्क्वायर निगलेक्ट कर सकते। चलिए अब यहाँ पे इसलिए मैंने क्या किया, dx को निगलेक्ट कर दिया। किसको निगलेक्ट करा, बेसिकली dx को निगलेक्ट करा। तो जब इसको निगलेक्ट कर दिया तुमने, तो उस केस में यहाँ पे 2 पाई एक्स डी एक्स आ गया। ये इस पट्टी का एरिया निकालने का एक मेथड है। अब तुम याद रख लो, उसको 2 पाई एक्स डी एक्स होता है, लेकिन और भी मेथड्स, ठीक है। ये
एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग निकाल रहा था मैं, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग। अब नहीं निकालेंगे, अब 2πx dx लिखूंगा मैं सीधे सीधे, ठीक है। अच्छा, किसी को ये समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है। तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से कैंची से काट लें, और काट के ये जो नीली पट्टी आ रही है ना इतनी इतनी, इस नीली पट्टी को सीधी कर लें, और सीधी करके जरा नीचे डायग्राम बना के देखना कैसा बनता है उसका। उससे भी एरिया निकल आएगा और आसानी से निकल जाएगा, इससे भी निगलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड टू फाइंड एरिया। तो सेकेंड मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ द पट्टी। एरिया ऑफ द पट्टी तो जो अपन ने उसको सीधी करी तो ऐसी हो गई ना, अरे नीले कलर की पट्टी थी, उसको सीधी करोगे तो ऐसी हो जाएगी, जिसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ कितनी है, dx है। और जब तुमने उसको एक खोल लिया, जब तुमने इसको खोल लिया, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अरे ये क्या हुआ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सिलेक्ट किया, कॉपी, और इसको कर दिया मैंने नीचे पेस्ट, जहाँ समझा रहा हूँ, ये पेस्ट। अब देखो, तुमने जब इसको यहाँ से काटा और इसको खोल लिया, तो खोलने के बाद ये ऐसी हो गई ना। जब ऐसी हो गई तो इसकी रेडियस x थी, तो इसकी सरकमफरेंस क्या होगी, 2πr होगी। सरकमफरेंस क्या होगी, 2πr होगी, यानी यहाँ पे 2πx होगी। और ये 2πx ही तो खुल गया, यही तो खुल के सीधा हो गया। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 2πx होगा ना, ठीक है। अब ये बताओ कि ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ उसकी हो गई 2πx और चौड़ाई उसकी हो गई dx, तो ये इसका एरिया हो गया ना पट्टी का। तो 2πx dx ही तो आया था पहले, और निगलेक्ट करके भी। आ रही बात समझ में? तो ये इसका दूसरा मेथड हो गया, उससे भी आसान। 2πx dx उसमें निगलेक्ट करके लाए थे, अठन्नी चवन्नी करके, इसमें डायरेक्ट आ गया, ये आया 2πx dx, ठीक है। तो एरिया निकालने का ये दूसरा मेथड। इससे भी आसान और बताता हूँ, एक ही स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड मेथड, एरिया निकालने का, एरिया ऑफ द पट्टी। एरिया इसका लेते, अगर सिर्फ इतने इतने का एरिया लेता मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ, अरे हटा, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर एरिया ले लेते तो ये कितना आता, πx² होता ना। अब मुझे जो है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं इसका डिफरेंशियल कर दूंगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मुझे मिलेगा dA/dx विच इज इक्वल टू पाई। x² का डिफरेंशियल होता है 2x, 2 आगे कूद के आ गया x। इससे मुझे मिलेगा dA इधर और dx उधर ले जाऊंगा तो कितना मिलेगा, 2πx dx। ये आ गया, आई बात समझ में? ये सीधे डिफरेंशियल मेथड। तो dA इज इक्वल टू 2πx dx, ये एरिया ऑफ द पट्टी हो गया। क्लियर हुआ ये एरिया ऑफ पट्टी निकालने का तरीका क्या है, ठीक। चलिए, अब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब भी प्याज का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें डिस्क मिलेगी, और एलिमेंटल एरिया उस डिस्क का निकालने के लिए बोल दे तो 2πx dx होता है। अब मेरे से पूछना मत कि 2πx dx आया कैसे, 3 तरीके बता दिए, ठीक है। तीनों में से तुम्हें जो जमे वो सही, और नहीं है तो सबसे अच्छा याद कर लो 2πx dx, चौथा तरीका, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लें फटाफट, यहाँ से लिख लें, नीचे ले रहा हूँ मैं, लिख लें, और नीचे ले रहा हूँ, अठन्नी चवन्नी लिख लें चलिए, और नीचे ले रहा हूँ, ये मेथड लिख लें सेकंड वाला। चलिए, और नीचे ले रहा हूँ मैं, थर्ड मेथड भी लिख लें फटाफट, ठीक। अब अपन डिस्क का इंटीग्रेट करने से ले आएंगे क्या, सॉरी, रिंग का इंटीग्रेट करने से डिस्क का पोटेंशियल ले आएंगे, ठीक है। तो आप अगली हेडिंग डालिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क अगली हेडिंग है।
पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, चार्ज अगर डिस्क दे रखी है तो उसका पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक डिस्क कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये डिस्क कंसीडर करी। अब डिस्क का कुछ एरिया है, उसकी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्क इज सिग्मा। अब ये होता है क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज मान लो Q है टोटल, उसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा ना, क्योंकि रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, शुरुआत में इसकी रेडियस दे रखी है अपने को R। ठीक है, इसकी पूरे की रेडियस जो है वो कितनी है R, ये इसका सेंटर। तो हमने क्या बोला, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज इक्वल टू Q अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितना चार्ज हर यूनिट एरिया में मौजूद है, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि फ्लैट सरफेसेस की निकलती है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लाइन सरफेसेस की निकलती है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3D ऑब्जेक्ट्स की लगती है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन से ऑब्जेक्ट्स की रहती है भाई, 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, और रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जैसे किसी ने बोला स्फीयर है या क्यूब है, तो उस केस में सिग्मा लगेगा, जबकि रिंग डिस्क है, डिस्क या फिर स्क्वायर है या फ्लैट सरफेस है तो ये लगेगा 2D, और लाइन है अगर स्ट्रेट लाइन तो उस केस में ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्क है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको पता पड़ गई। अब हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करो, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो, कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग कंसीडर करो ऑफ रेडियस कितनी, ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस कितनी, अभी पढ़ाया ना dx। तो रिंग कंसीडर करो भाई यहाँ पे एक। ठीक है, तो इस वाले केस में अपन एक रिंग कंसीडर करते हैं, ये एक रिंग, और उसकी थिकनेस भी लेनी है ना, इसलिए एक रिंग उसके अंदर भी मुझे बनानी पड़ेगी ऐसी, और ये इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर मैं कलर भर पाऊँ। ये एलिमेंटल डिस्क याद आ रही है, डिस्क अभी पढ़ाया था वही है ये। अब इसके अंदर कलर भर दूं मैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या बनाया ये। अब इसकी थिकनेस dx है, ये जो नीला कलर भर रहा है ना, ये थिकनेस है उसकी dx, और रेडियस उसकी x है। तो रेडियस को तो मैं ऐसे दिखा दूंगा यहाँ से यहाँ तक x, और थिकनेस को मैं ऐसे करके दिखा दूंगा कहीं से भी dx। अब क्या बोल रहा है कि ये रिंग क्या करेगी, किसी पॉइंट P पे क्या करेगी, ये बना देगी, क्या बना देगी, पोटेंशियल। तो हमने ये पॉइंट कंसीडर किया इसका यहाँ पे, ये पॉइंट P, तो रिंग विल मेक ए पोटेंशियल देयर। अब रिंग पोटेंशियल कितना बनाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x है, और मान लो कि ये बोल रहा है कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का r है, और अगर r डिस्टेंस ये है तो ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। ठीक है, तो दिस रिंग will make potential at point P which is equal to dV, यानी स्मॉल पोटेंशियल बनाएगी। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो रिंग का फॉर्मूला पहले उसके लिए लेके आओ, रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, तो रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था भैया, रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला था ना तुम्हारे पास, ये है ना रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला, याद आया, ये रहा। इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ द रिंग है, तो इसको अपन उठा लेते हैं यहाँ से, पोटेंशियल ऑफ द रिंग कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले जाते हैं जहाँ पे अपन रिंग का डेरिवेशन कर रहे हैं डिस्क का। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ द रिंग की जगह ये पेस्ट कर दिया मैंने, ये है इसका पोटेंशियल। किसका है भाई,
ये रिंग का है जो अभी अपन लेके आए हैं, रिंग का। लेकिन यहाँ पे देखो ये Q है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, DQ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा पोटेंशियल भी तो स्मॉल है ड्यू टू दिस रिंग ओनली। वहाँ पे सिर्फ रिंग ही थी तो उस पर चार्ज Q था, लेकिन यहाँ पे पूरी डिस्क पे चार्ज Q है। ठीक है, इस पूरे पे चार्ज Q है, वहाँ पे सिर्फ इतने पे चार्ज Q था, तो इस पे तो चार्ज DQ आएगा ना, छोटी सी रिंग पे, तो स्मॉल चार्ज होगा इसके ऊपर। तो स्मॉल चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज इज इक्वल टू DQ, क्योंकि पूरे पे चार्ज Q है। और नीचे आर स्क्वायर की जगह, रेडियस की जगह तो आर स्क्वायर ही है, लेकिन डी की जगह मैंने स्मॉल आर ले लिया। तो यहाँ पे मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, ये स्मॉल आर स्क्वायर, ये बनेगा पोटेंशियल। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल है ये किसके कारण बना भाई, तो इट इज़ ड्यू टू दिस रिंग, द रिंग विल मेक दिस पोटेंशियल। अब इसमें पहले तुम्हें डी क्यू की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो डी क्यू की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो उसके लिए देखो, अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो उसको ऐसे लिखते हैं, चार्ज था Q तो एरिया था पाई आर स्क्वायर, और चार्ज है 1 तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, अरे उल्टा हो गया पाई आर स्क्वायर एरिया है तो चार्ज क्या है Q, और अगर 1 एरिया है तो चार्ज क्या है Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, और अगर एरिया 2 पाई एक्स डी एक्स है तो चार्ज है Q अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स। अब बोलो 2 पाई एक्स डी एक्स कहाँ से आ गया? अरे अभी समझाया ना 3 मेथड से, वो 3 मेथड से रिंग का हमने एरिया लिया तो रिंग पे चार्ज आ गया, और जो रिंग पे चार्ज आया है वही तो हमारा स्मॉल चार्ज डी क्यू है। और इसमें से ये वाली जो चीज़ हमने लिखी है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को तो लेमडा बोलते हैं। इसलिए डी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, डी क्यू इज इक्वल टू, इसको लेमडा लिख दिया मैंने, लेमडा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स, ये मेरा डी क्यू आ गया। और इस डी क्यू को उठा के मैं यहाँ से घुमा के यहाँ से यूं करके इसमें रख दूंगा। ठीक है, तो डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह क्या लिखा, लेमडा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन, अच्छा इसकी जो रेडियस है रिंग की वो आर नहीं है, अपन तो एलिमेंटल रिंग की बात कर रहे हैं, हम तो एलिमेंटल रिंग की बात कर रहे हैं इतनी सी, तो एलिमेंटल रिंग की रेडियस तो एक्स हुई ना, यहाँ से यहाँ तक लिया तो ये तो एक्स हुआ, तो यहाँ पे मुझे एक्स लिखना पड़ेगा, लिखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मिटाऊँ और इसकी जगह क्या करूँ, एक्स कर दूँ, क्योंकि मेरी रिंग एक्स की है, मैं एलिमेंटल रिंग की बात कर रहा हूँ, पूरी डिस्क की बात नहीं कर रहा, तो एक्स की है। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से समझा, डी वी की जगह डी वी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह ये है, डी क्यू हमने निकाला और ये निकाल लिया डी क्यू, और ये डी क्यू को उठा के इसके अंदर रख दिया। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा घुमाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम डायरेक्ट रख दो तो अच्छी बात है, तो ये डायरेक्ट रख दिया इसमें, तो ये हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो ही गया। चलिए अब ये अपना आ गया ना, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट, ये प्याज है, क्या है, प्याज। प्याज को इंटीग्रेट करोगे तो एक रेडियस से 0 से लेके आर रेडियस तक इंटीग्रेट करोगे ना, 0 रेडियस से लेके आर रेडियस तक, तो इसकी सबसे छोटी प्याज जो होगी वो बिल्कुल ही छोटा टुकड़ा होगा, उसके बाद रेडियस बढ़ती जाएंगी उनकी, और रेडियस बढ़ते बढ़ते जो सबसे बड़ी प्याज होगी, प्याज का गोला, वो रेडियस आर का होगा, तो 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर देंगे इसको। तो इधर साइड तो डी वी आएगा, इधर साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा उसकी लिमिट्स आएगी 0 से लेके आर, सबसे छोटा प्याज के टुकड़े से सबसे बड़ा। अब इसके बाद आएगा लेमडा इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको तो मैंने लिख दिया v, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, 2 लेमडा x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी आर डी एक्स। ये 0 से लेकर r तक इतना हिस्सा ही इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इसमें ही x है, जिसमें x होता है बस उतना ही हिस्सा इंटीग्रेट होता है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होगा इसका। अभी तुमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया होगा, बेसिक मैथमेटिकल टूल में पढ़ाते हैं, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन होगा इसका। सब्सटीट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, पुट। ठीक है, तो इससे मिलेगा 2x dx
बाई डी टी इज इक्वल टू 2t। इसका डिफरेंशियल किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x dx बाई डी टी इक्वल टू 2t। इसमें से मैंने x dx की वैल्यू निकाल ली, तो x dx की वैल्यू आएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इट इज t dt। आ रही बात समझ में? तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, अब सब्सटीट्यूशन करूंगा मैं, इतने से का इंटीग्रेशन करना है, बस मेरा मेन काम ये है कि इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं साइड में करता जा रहा हूँ, बाद में पुट कर दूंगा उसको, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन मैं इधर साइड में कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक तो हो गया अपना। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या है, x dx की जगह मैंने क्या पुट किया, t dt। तो इंटीग्रेशन बचा t dt, और अपॉन में इस पूरे की जगह मैंने क्या पुट किया, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का रूट से कैंसिल हो गया, टी बचा, टी से टी कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है टी, क्योंकि 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है। और टी है क्या, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो टी आया इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो भी तो आपने इंटीग्रेट करा है वो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। टी की जगह क्या पुट किया मैंने, पुट वैल्यू पुट कर दी। तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद अगली स्टेप नीचे ले रहा हूँ, v इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लेमडा एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो वो आया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डब्बा लगा के लिमिट्स लगा दी 0 से r। जब लिमिट्स लगा दोगे तो पहले तुम्हें x की जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, r रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद x की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लेमडा एक्स ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ दिस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, एक बार और, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स है ना, हाँ, एक्स की वैल्यू 0 से आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। और ये वाला इसकी जगह ही रखना, ठीक है। तो ये सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे हम, तो ये वोल्टेज आ जाएगा, इसका एक्स कहाँ आ गया, ये एक मिनट, ये एक्स तो अंदर रह गया था ना, दोबारा नहीं आएगा, ये एक्स अंदर है तो बार बार नहीं लिखना, तो एक ही एक्स था ना, अंदर लिख लिया मैंने। ये एक्स हटाओ, ये एक्स हटाओ, ठीक। अब ये इसका जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा, अपन ने आर रख दिया, इधर साइड आर रख दिया, ठीक है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लेमडा, ठीक, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस इसका रूट हटा दो तो आर बनता, ये इसका वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब बेहतर ये है कि आप इसको याद कर लें, ठीक है, रट लें इसको। डिस्क का वोल्टेज है, लेमडा की जगह अगर किसी ने बोला क्या डालना है, तो लेमडा की जगह अपन क्या डाल देंगे, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया कितना है अपना, पाई आर स्क्वायर, और अगर चार्ज कैपिटल क्यू दिया उसने तो कैपिटल क्यू रख देना, यहाँ रख देना, इससे वोल्टेज आ जाएगा वेयर। तो इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। अब मान लो कि किसी ने पूछा है कहाँ निकाला, तो हमने बोला एट एक्सिस निकाला। बोला अच्छा सेंटर पे क्या होएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोले कि व्हाट एट सेंटर, ठीक है। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए डिस्क, और डिस्क की रेडियस वही है आर है, चार्ज उस पर क्यू है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो निकाला है तुमने, ये निकाला है किसके लिए, डिस्क की एक्सिस पे, यानी डिस्क है और उसकी एक्सिस पे निकाला, जिसमें से यहाँ तक तुमने आर लिया था। लेकिन अगर ये पॉइंट उठ के सेंटर पे पहुँच जाएगा तो ये आर खत्म हो जाएगा। तो पुट कर दो इसमें आर इज इक्वल टू 0, छोटा आर, किसमें, इस फॉर्मूले में। तो v इज इक्वल टू छोटे आर को 0 पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लेमडा, छोटा आर 0 रखना, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और पीछे वाला तो 0 है ही, इसका मतलब आर बचेगा सिर्फ ये। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 टू लेमडा आर, और लेमडा की जगह अगर आप वैल्यू डालना चाहें तो 1/4πε0, लेमडा की जगह डाला तुमने q/πr स्क्वायर, और एक आर से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आर कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 चार्ज अपॉन लेमडा आ गया,
2 लैम्डा था ना, 2 भी आएगा यहाँ पे, ये 2 लैम्डा बाय आर। अब 2 से कैंसिल करना है तो कर दो, नहीं तो 1/4πε0 ही रहने दो, 2q बाय लैम्डा आर हो गया है। इस तरीके के फॉर्मेट में भी सेंटर पे आ सकता। वैसे ये वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ये वाला फॉर्मूला 2 लैम्डा आर। इट इज़ एट द सेंटर ऑफ डिस्क। क्या है सेंटर ऑफ डिस्क पे? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ठीक है, इट इज़ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। ये फॉर्मूला है। इसको अगर आप थोड़ी अलग तरीके से लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने लैम्डा की वैल्यू डाली है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये याद रख लें। सेंटर का भी बना दिया केस अपन ने, ये स्पेशल केस बन गया सेंटर का। चलिए नोट कर लीजिए इसको शुरुआत से। पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज डिस्क, पॉज दबाइए, लिख लीजिए, फटाफट लिखें। पॉज दबाएं, लिख लें। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्क, लिख लिया। नीचे ले लूं? चलिए नीचे ले रहा हूं, लिख लें। और नीचे ले लूं? लिख लें फटाफट, पॉज दबाएं। और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। और नीचे, पॉज दबाएं। और नीचे, पॉज दबाएं। ठीक है, क्लियर हुआ ये यहाँ तक सबको? तो अपन ने डिस्क के सारे केस कर लिए, रिंग के कर लिया। अब अगली क्लास में देखते हैं।